Mr. Aditya Thackeray, Honorable Minister for Tourism, Environment and Protocol, Government of Maharashtra, President, Yuva Sena. To facilitate this session, please welcome our chair, ABP anchor Romana Isar Khan. आदित्य ठाकरे, उद्धव सरकार में सबसे युवा मंत्री, ठाकरे परिवार से आने वाली वो शख्सियत जिन्होंने चुनावी राजनीति की अग्नि परीक्षा पार करके अपने लिए एक अलग लकीर खींची और अब जुट गए हैं अपने काम से अपनी पहचान बनाने में। जोरदार तालियां एक बार आदित्य ठाकरे के लिए। बहुत स्वागत एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में आने के लिए। थैंक यू और आपका भी स्वागत मुंबई में, महाराष्ट्र में। थैंक यू सो मच। पर्यटन और पर्यावरण ये दो बड़े जो मंत्रालय हैं उनका जिम्मा आपके पास है और जब ये जिम्मा आपको दिया गया तो कहा गया साहब प्रशासनिक अनुभव नहीं है आदित्य ठाकरे के पास, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा आपके दिल के बेहद करीब मुद्दा रहा। आप लगातार पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए संघर्षरत रहे। तो क्योंकि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट था जो मिला, उसने वो प्रशासनिक अनुभव वाली कमी को पूरा कर दिया क्या? मुझे लगता पर्यटन, पर्यावरण और पैशन, वो एक बात ज़रूरी थी। और अगर आप देखें तो आमतौर पे ऐसे होता है कि कभी कभी जब कैबिनेट बनती है तब पर्यावरण हो या पर्यटन हो, ऐसे दो पोर्टफोलियोज होते हैं कई राज्यों में जहाँ इस पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है, तो इसको साइड के पोर्टफोलियोज कहे जाते हैं। और मेरा तीसरा जो पोर्टफोलियो राज्य शिष्टाचार प्रोटोकॉल, वो भी काफ़ी अहम है क्योंकि मुंबई में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट लगभग 120 काउंसिल जनरल्स हैं, उनकी काउंसुलेट्स हैं, उनके मिशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आप देखें तो पर्यटन, हमारा राज्य ऐसे राज्य है जिसे हम महाराष्ट्र तो करके जानते ही है, लेकिन यहाँ बीचेस है, यहाँ सह्याद्री है, बायोडाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो देश और दुनिया को शायद ही पता हो। तो एक फोकस एरिया वो भी था। हम दुनिया भर में घूमते रहते हैं, देश भर में घूमते रहते हैं, यही सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम दुनिया के सामने लाए तो कैसे लाए, तो वो एक चीज़ मन में थी। और दूसरी यानी पर्यावरण, पर्यावरण काफ़ी एक अभी बड़ा मसला बन चुका है दुनिया में, यही नहीं तो दुनिया में। अगर आप देखें तो हमने जब प्लास्टिक बैन की पहली बात की, सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक की, 2017-18 साल था, शायद ही तब यूएन ने 18 में उन्होंने वो ईयर ऑफ प्लास्टिक कर दिया था और तभी से बात बड़े पैमाने में शुरू होगी। लेकिन अभी आप अगर देखें COP26 हो या फिर ग्लोबल समिट्स हो, हर जगह, और मैं ये भी देखता हूँ कि जो अनेक अन्य देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, तब पर्यावरण और पर्यटन दोनों की बातें उनकी डेलीगेशन में होती ही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए तो ये दोनों पोर्टफोलियोज जो एक प्रायोरिटी लिस्ट पे आने चाहिए थे, वो हम एक थोड़ी मात्रा में ला चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि यही रास्ता है, इसी में भविष्य है, पर वो जो मेट्रो कार शेड मामला है वो तो अटका हुआ है। वो उस पर थोड़ी राजनीति चल रही है, उसमें आज भी कहीं थोड़ी राजनीति हुई है, लेकिन उस पर एक हल निकाल रहे हैं हम। वो तो मसला, उसका हल निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि हाईवे मुंबई से लेकर नागपुर, उसमें हमने अंडरपासेस बनाए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। शायद पहला ही वो हाईवे हो देश में जहाँ अंडरपासेस बने हैं। मैं थोड़ी सोच रहा था कि इसमें और क्या हम मोनेटाइज स्टेट के लिए कर सकते हैं, एनर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, तो वहाँ 250 मेगावाट के हम सोलर प्लांट्स बैठा रहे हैं। तो शायद पहला ही हाईवे हो जहाँ साइड में हमने सोलर प्लांट्स की हम सोच रहे हैं। वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस हो या फिर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स हो मिडिल वेतना डैम पे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैंने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है लेकिन सस्टेनेबल हो रही है, जब हमारी ईवी पॉलिसी 2021 आई, 2021 से लेकर 2022 तक 22,000 ईवीज़ पिछले साल में, एक साल में यहाँ लोगों ने बेची। और शायद ही 157% से ये जो जंप है रजिस्ट्रेशन में, पहली बार हमारे देश ने देखा है कि ईवीज़ में इतना जंप आ गया। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है और वो जो मेट्रो कारशेड को लेकर आपकी सरकार की घेराबंदी होती है, दरअसल वो काम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से नहीं रुका हुआ है, वो राजनीति की वजह से अटका हुआ काम है। ठीक है, सस्टेनेबल पॉलिटिक्स भी एक चीज़ होती है, वो हमारे देश में अभी सब भूल गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक भावना जाग जाएगी लोगों में। कौन भूल रहा है, थोड़ा सा और उस पर विस्तार देना चाहिए? नहीं, मैं अपनी राजनीति सस्टेनेबल रखूंगा, क्रिटिसिज्म की राजनीति में नहीं भरोसा रखता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। जब मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे जहन में वो कुछ तस्वीरें अब आने लगी हैं जिसमें आप बहुत छोटे से हैं और आप
अपने दादा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की गोद में बैठे हुए हैं। उन्हीं का अंदाज है, उन्हीं की परछाई के तौर पर आप नज़र आते हैं। आपने जीवन उन्हीं के साए में गुजारा और आज जिस मुकाम पर आप हैं, कभी सोचते हैं कि अगर आज स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो आप उनसे किस तरीके का मार्गदर्शन चाहते या फिर वो आपको क्या सलाह देते? ये बातों पे कितनी सोच हो ना हो, क्योंकि ऐसे होता है कि उनका आशीर्वाद तो रहता ही है। मन में मन कभी कभी बातें कर सकते हैं, अभी उस पर कितना भरोसा करना ना करना ये हर एक की बात होती है, कि एक विश्वास होता है कि अपने साथ अपने आशीर्वाद होते हैं। उनको मैं दो तरीक़ों से देखता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स हमारे लीडर और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख के नाते देखता हूँ। लेकिन दूसरी बात जो होती है वो एक दादा और जो एक पोते का रिश्ता होता है वो अलग होता है, और उनसे हंसी मजाक होती थी, उनसे कई सारे चीज़ों पे बातें होती थी। स्कूल को जाते वक्त, आते वक्त, कॉलेज में जो बातें होती थी उनसे शेयर करना, उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस। और जिन्होंने उनके साथ समय गुजारा है उनको पता है कि मैं उनके रूम में, उनके हॉल में काफ़ी सारे टाइम बैठता था, और ऐसे ही बैठ के उनके साथ जो कोई गपशप कर रहा है वो बातें कभी कभी सुन लेता था। तो शायद ही हमारे सारे जो कज़न्स हैं, जो भाई बहन हैं, पॉलिटिक्स में मैं ही इंटरेस्टेड था। आज के दौर की जो राजनीति है, शायद आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर। यूपी चुनाव में भी परिवारवाद की गूंज थी। अब दिल्ली में जिस तरीके से गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, बिहार में लालू परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, क्या उसके लिए परिवारवाद का मुद्दा कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है? अभी ये कैसे सोचे उस पे है। हम तो परिवार सारे देश को मानते हैं। हाँ। और जो यहाँ महाराष्ट्र में है, जो हमारे साथ रहे हैं, वो परिवार है ही। अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर नीचे जो समय आता है कि हम कभी कभी हमारा करियर ग्राफ ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है। और पॉलिटिक्स और ये जो ग्लैमर के फील्ड्स रहते हैं, शायद क्रिकेट हो, फिल्म हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, यहाँ के हाइज एंड लोज इतने ऊंचा अंक नीचे जा सकते हैं कि शायद ही जब लोग, आप सबसे नीचे के स्तर पे रहते हो, जब हर कोई क्रिटिसाइज़ करते रहता है तो आके घर पे बताए कि ये सही है, ये गलत है, ये सोचो, ये करो, तो वो सारे तो हम परिवार मानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद, अगर आप बीजेपी के भी जो उनके उम्मीदवार थे तो कहाँ कहाँ उनके रिश्ते हैं, नाते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डर की बात है या कोई ऐसे लगे कि ये एम्बैरेसमेंट है। अगर हमारे ही परिवार की बात करें, ठाकरे परिवार की बात करें, तो मेरे दादाजी को पहचानते हो, मेरे पिताजी जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं उनको है, लेकिन मेरे जो परदादा थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो भी सोशल रिफॉर्मर थे। अगर आप उनकी बातें करें, अगर उनकी किताबें पढ़े तो उनके टाइम के जो सोशल रिफॉर्म्स थे, फिर टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी पे उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, चाइल्ड मैरिज हो, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अगर आप देखें तो ये हमारी चौथी जनरेशन है जो सोशल सर्विस में है। जो पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस ये कैसे देखते हैं, ये अपने हर एक के नज़ारे पे होता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी गर्व है कि ये चौथी हमारी जनरेशन है। और मैं यही सोचता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, शायद ही आज उसका फल दिखे ना दिखे, लेकिन हर एक सिटीज़न, जैसे आप हो या कोई भी यहाँ जो नागरिक बैठा हुआ है, उसके पोता पोती के लिए क्या हो सकता है, उसके आगे के लिए क्या हो सकता है। हम अगर अभी की सोचें तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगले 20 साल की सोचो, 50 साल की सोचो, और फिर अभी हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये बात सोचनी ज़रूरी है। तो शायद परिवारवाद से जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी फील्ड में रखते हैं, तो उनका वो एक इंडिविजुअल करके अधिकार बनता है कि वो आगे जाए। अगर ठीक काम करे तो लोग स्वीकारते हैं, नहीं तो बाहर भेज देते हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय जिस तौर पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को आगे रखती है, देश भर में उनको प्रचार के लिए भेजा जाता है, फायर ब्रांड हिंदू नेता, उसकी टक्कर में आज के दौर में आपको भारत में कोई नेता नजर आता है या योगी जैसा कोई नहीं? मुझे लगता है ये कैंपेनिंग की बात ही होती है। अगर आप देखिए तो हर एक को पता है कि सबकी क्या क्या असलियत है और पक्ष किस जगह क्या करते रहता है। जिस जिस राज्यों में जो जो ज़रूरत है वैसे ही चुन के आते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी या दूसरा पक्ष किसी दूसरे राज्य में जीत के आए तो वो क्या हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू धर्म से हो तो, या फिर कोई अन्य धर्म का हो तो उसकी क्या गलती है? मुझे लगता है यही बात है कि ये लोकतंत्र है। और अगर आइडिया ऑफ इंडिया देखिए तो हमारे हर एक राज्य में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ बनते आई है, सोशो इकोनॉमिक थियरीज आती रही है। जैसे हम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव साइड पे ज़्यादा है, गुजरात एंटरप्रेन्योर साइड पे ज़्यादा है, शायद ही कोई और राज्य हो वो थोड़ा लेफ्ट विंग ज़्यादा हो। तो ये अलग अलग राज्यों की बात होती है, लेकिन वहाँ के लोगों की दोष नहीं होता है। वहाँ जो लोगों को ज़रूरत लगती है वो वैसे चुनाव में वोट्स देते हैं। हर एक पार्टी कैंपेन करती है, अपना अपना एक मसला लेके आती है, कोई प्लैंक होता है, जो वचन देते हैं मुझे लगता है कि अंत में वही सारे वचन अगर पूरे करें तो वही जीत होगी।
और मुझे लगता है वही राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तो शायद फुटबॉल के भी शौकीन हैं। मैं फुटबॉल देखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। तो हर एक राजनीति की ये पॉलिसी होती है कि एक खेलते एक करते हैं। अपने सारे राज आप बताकर जा रहे हैं वैसे आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में, बढ़िया है। आप लोग कहते हो साहब कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज का केंद्र दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा, वो कहते हैं साहब ये देखो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बीएमसी ये हमारे खिलाफ बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मतलब बिल्कुल मार्क कर सकते हैं आप, इधर से एक नेता वर्सेस उधर से एक नेता, मैं नाम नहीं गिनाऊंगी। तो अब तो लेकिन कहा जा रहा है कि ये मामला आगे इतना बढ़ गया है कि आँच इसकी सीधे आपके परिवार तक पहुंच रही है। आपके मामा, उनकी संपत्ति ईडी जब्त कर रही है। ये मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये सारी जो केंद्रीय यंत्रणा बन चुकी है, अगर आप पैटर्न देखें तो जहाँ जहाँ चुनाव आने हैं, 6-8 महीनों पे हो, 1-2 महीनों पे हो, तो वो प्रचार का शुभारंभ ये केंद्रीय यंत्रणा करती है, जो सेंट्रल एजेंसीज हो। वो जाके पहले प्रचार शुरू कर देती है, फिर इनकी बदनामी की एक दौर शुरू होती है, फिर कोई और टीम आती है। तो ये सारी चीज़ें अपने फुटबॉल का गेम है, हाई एनर्जी गेम होना ही है, क्योंकि सेना है यहाँ, वहाँ बीजेपी है। तो ठीक है, अभी जैसे हाफ टाइम होगा फिर देखा जाएगा आगे कैसे होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है यहाँ कि एक कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। आज ये भी सोचना ज़रूरी है कि ये जो हम कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसीज हो या जो भी आप देखिए, तो जैसे एक बदनामी की राजनीति हो या फिर किसी को टारगेट करने की राजनीति हो, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, ये शायद ही पहले महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कभी पहले हुई है। अन्य राज्यों में भी इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं थी। हमें ये सोचना है कि अगर आगे जाके हमें राजनीति को आगे लेके जाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को सोचना है, किसी युवा को इस राजनीति में आना है, तो विपक्ष हो या फिर सत्ता का पक्ष हो, किसी भी पार्टी में जाना है तो वो किस मुकाम पे और क्या सोच के जाएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे बदनामी के लिए राजनीति में जाना है या बदनाम होने के लिए जाना है या लोगों की सेवा करने के लिए जाना है। ठीक है, यहाँ हमारी सत्ता है, वहाँ वो केंद्र में उनकी पूरी मेजॉरिटी की सत्ता है। देश बदल सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, उनको उतनी ताकत दी है, लोगों का विश्वास उनमें बन चुका है। 2019 में हो या 14 में हो, अगर उनको विश्वास आगे जीतना है तो बदनाम न करते हुए मुझे लगता है उनको मौका है कि देश को आगे ले जा सके। और अच्छे कामों को कहीं भी किसी भी विपक्ष के पार्टी ने ना कहा नहीं है। पॉलिटिकल वॉर्स अलग होते हैं, और पॉलिटिकल वॉर्स हमने तो देखे, बचपन से देखे, मेरे दादाजी के देखे, मैंने मेरे पिताजी के देखे। काफ़ी सारे स्टॉलवर्ट्स महाराष्ट्र में ही थे। यानी हमारे महाराष्ट्र में अगर देखें तो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, प्रमोद महाजन साहब थे, गोपीनाथ मुंडे साहब थे, शरद पवार साहब हैं। काफ़ी सारे यहाँ इतने बड़े नेता होके गए हैं जो महाराष्ट्र ने देश की राजनीति को चेंज कर चुके। लेकिन कभी एक दूसरे के परिवार पे, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ पे कभी किसी ने बात नहीं की। तो ये राजनीति जो है, निम्न स्तर आप कह रहे हैं कि ये राजनीति में पहला कीचड़ उचारा जा कभी रहा है। नहीं देखा गया। ठीक है, छोटा सा सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी ऑन अ लाइटर नोट कि भाई आप ये ठीक है मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर शोज़ होते हैं, बड़े डरावने हॉरर फिल्म्स भी बनती हैं, लेकिन आपको क्या शौक हो गया कि आप खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं? मतलब राजनीति के अंदर यंग, युवा एंड बैचलर, हाँ, ये समय 0-0-0-0 है वो कब तक लगाएंगे आप? नहीं, आप जवाब दीजिए, 0-0 की तरफ ध्यान मत दीजिए आप। ये आइडिया काफ़ी डेंजरस है और अगर घर पे ये टीवी शुरू होगा तो आइडिया ऑफ इंडिया थोड़ी बदल सकती है। तो घर पे मम्मी पापा भी देख रहे होंगे शो, हाँ? ऐसे उम्मीद करते कि नहीं देख रहे हैं। और ये काफ़ी सारे आसान सवाल आप पूछ रहे थे, मुझे लगता है उसी पे बात करते हैं। ये थोड़ी कठिनाइयों पे आप जा रहे हो, जटिल सवाल पूछ रहे हो, थोड़ा उसे अवॉइड कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। और देखिए, आदित्य ठाकरे शर्मीले से भी नजर आए, भविष्य की सोच भी उन्होंने दी, सियासत आज के दौर में किस तरीके की होनी चाहिए इसका भी एक खाका हमारे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।